आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने जो टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था बहुउद्देशीय परियोजनाएं और उस कड़ी में अपने जो नेक्स्ट जो है चंबल परियोजना। अब यदि अपने से चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम जो होता है वो होता है जानो पाव की पहाड़ियों से। कहां से होता है? जानो पाव की पहाड़ियां। और ये जानो पाव की पहाड़ियां कहाँ है? एमपी में। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इंट्रेंस जो होता है इसका वो होता है 84गढ़ से। कहां से होता है? 84गढ़। और इन एरिया को क्रॉस करके अपना पानी जो है वो कहां जाती है? यमुना में गिरा देती है इटावा के पास। यहां धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, चित्तौड़, इन जिलों को क्रॉस करते हुए अपना पानी जो है वो कहां गिराती है? यमुना नदी में गिराती है इटावा के पास। उद्गम की बात करें तो उद्गम कहां से होता है? जानो पाव की पहाड़ियों से। अब देखो यदि चंबल नदी परियोजना की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है और दोनों की हिस्सेदारी जो है वो है 50-50, 50-50 रेशियो जो है वो एमपी और राजस्थान का है। यदि डैम की बात करें इस पे डैम कौन कौन से हैं? एक तो है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर। उसके बाद में दूसरा जो है वो है राणा प्रताप सागर। कौन सा है? राणा प्रताप सागर। थर्ड जो है वो है जवाहर सागर और चौथा जो है मुख्य वो है कोटा बैराज। यदि मुख्य जो इस पे डैम की बात करें तो मुख्य जो डैम है वो कौन कौन से हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। गांधी सागर जो है इसका निर्माण हुआ था पहले चरण में। राणा प्रताप सागर का निर्माण जो हुआ वो हुआ दूसरे चरण में। जवाहर सागर का निर्माण जो हुआ वो हुआ तीसरे चरण में और कोटा बैराज का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था पहले चरण। अब इन तीन बांधों का जो उपयोग है, पानी का उपयोग जो है वो किस में किया जाता है? विद्युत उत्पादन में। किसमें किया जाता है? विद्युत उत्पादन में। और कोटा बैराज से क्या है? दो नहरें निकली हुई हैं, दाई नहर और बाई नहर। जो कोटा बैराज जो है इसका जो जल है वो किस में प्रयुक्त होते हैं? सिंचाई के लिए। बहुत बार कंपटीशन में आया हुआ प्रश्न है कि कोटा बैराज का जो जल है वो किस में यूज किया जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि सिंचाई में इसका प्रयोग किया जाता है। गांधी सागर डैम जो है वो बना था 1959 में। राणा प्रताप सागर की बात करें तो राणा प्रताप सागर जो है 1970, जवाहर सागर की बात करें तो 1972 और कोटा बैराज की बात करें तो कोटा बैराज जो है वो है 1960 में। अब यदि अपन इसे चंबल नदी परियोजना की बात करें तो तीन दो राज्यों की है, एमपी और राजस्थान की है। देखो राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? चंबल है। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन की बात करें तो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन जो है वो भी कौन करती है? तो चंबल नदी। उसके बाद में यदि अपने सोचे सर्वाधिक गार्ड्स का निर्माण करने वाली जो नदी है तो सर्वाधिक गार्ड्स जो बनाती है वो भी कौन सी है? चंबल है। यूनेस्को की सूची में शामिल करने हेतु इसे क्या किया गया था? नामित किया गया, परंतु शामिल नहीं किया गया। तो चंबल नदी परियोजना की बात करें तो चंबल नदी में अपने को ये ध्यान रखना है मुख्य मुख्य बांध जो है वो कौन से हैं। इसके साथ चंबल नदी की एक और अपने को बात ध्यान रखना है कि इसकी लंबी सहायक नदी जो है, सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो है बनास। कौन सी है? बनास। और यदि बनास की बात करें तो बनास जो है उसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियां। अब खमनोर की पहाड़ियों की बात करें तो खमनोर की पहाड़ियां जो है वो कौन से जिले में है? तो राजसमंद में। कौन सी नदी उद्गम होती है? तो बनास। और अपना पानी जो है वो कहां मिला रही है? सवाईमाधोपुर में जाके चंबल में। और यहां एक छोटी सी नदी और है सीप। ये त्रिवेणी भी बनता है इसके। कौन कौन से का? एक तो सीप का, दूसरा सीप के साथ बनास और फिर ये चंबल।
और इन तीनों का त्रिवेणी जो है वो कहां पड़ता है? रामेश्वरम में। और रामेश्वरम जो है वो स्वाईमाधोपुर में है। यहाँ एक तो मीना समाज का सबसे बड़ा मेला मीना त्याग लगता है। इसके साथ अपने को ध्यान रखना है कि संत परशुराम का मंदिर भी है। यदि अपने पूछे संत परशुराम का मंदिर जो है वो कौन सी त्रिवेणी पर है, तो कौन सी त्रिवेणी पर है? सी, बनास और चंबल। बनास नदी पर दो मुख्य बांध हैं। एक तो है बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध बनास नदी पर है और टोंक जिले में। यदि अपने पूछे सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जो है वो कौन सी है? बीसलपुर। दूसरा जो डैम है वो है इसरदा बांध। दूसरा जो है वो कौन सा है? इसरदा बांध। देखना, यदि अपने से पूछे सबसे बड़ी लागत की पेयजल परियोजना, सबसे बड़ी लागत की पेयजल परियोजना जो है वो है जायल नागौर। किसके सहयोग से है? तो जापान के सहयोग से। कितना खर्चा लगा हुआ है? तो 2938 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। कहां है? तो जायल नागौर में। अब देखो, यदि अपने सोचे सबसे बड़ी लागत की पेयजल परियोजना, तो जायल परियोजना, पानी पीने की व्यवस्था जापान के सहयोग से। और यदि वैसे पूछे कि सबसे बड़ी पेयजल परियोजना राजस्थान की कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जो है वो है बीसलपुर बांध परियोजना। क्योंकि जयपुर, सरवाड़, केकड़ी, अजमेर, जो इस रूट को पानी की आपूर्ति जो है वो कौन करवाता है? तो बीसलपुर डैम करवाता है। तो चंबल नदी परियोजना में अपने को क्या ध्यान रखना है कि चार जो मुख्य बांध है इस पे कौन कौन से? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। इन तीनों का पानी तो आता है किसके काम? विद्युत ऊर्जा उत्पादन के। और जो रह गया कोटा बैराज, उसका जलापूर्ति जो है वो जल जो है वो किसके काम आता है? तो सिंचाई के काम आता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना। अब बगलीहार परियोजना की बात करें तो बगलीहार जो है वो कौन सी नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। कौन सी पर है? चिनाब नदी पर। अब यदि हमने सोचे किस जिले में है, किस राज्य में है सही, तो जम्मू कश्मीर। देखो, बगलीहार परियोजना की बात करें तो चिनाब नदी पर है, कौन से राज्य की है? तो जम्मू कश्मीर के। देखो, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता। अब सिंधु जल समझौते में क्या था कि भारत और पाकिस्तान में जल का बंटवारा हुआ 20 और 80। और इसमें भी ये था कि भारत जो है वो 20% जो अपना पानी यूज करेगा वो मुख्य धारा से प्रयुक्त करेगा, लिंक नहीं कर सकता। परंतु भारत जो है वो क्या कर रहा है कि चिनाब नदी जो सिंधु नदी की सहायक नदी है उस पर कौन सा प्रोजेक्ट लगा दिया? बगलीहार परियोजना। अब यदि हमने सोचे बगलीहार परियोजना जो है वो कौन से समझौते का उल्लंघन करता है, तो कौन से समझौते का उल्लंघन करती है? तो सिंधु जल समझौते का उल्लंघन भी है वो करती है। और बगलीहार परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। कौन से राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। और किस समझौते का उल्लंघन करती है? तो सिंधु जल समझौते में। चाहे अपने से कुछ सिंधु जल समझौता जो है वो कब हुआ? 1960 में। 1960 में एक बोर्ड है BRO की स्थापना, यानी बॉर्डर यानी सीमा, रोड यानी सड़क, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। यदि अपने सोचे सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1960 में। और सिंधु जल समझौता जो है वो भी कब हुआ था? 1960 में। जो उसके बाद में जो है वो है महानदी परियोजना। कौन सी परियोजना है? महानदी परियोजना। अब महानदी की बात करें तो महानदी जो है उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से महानदी का उद्गम होता है। उसके बाद में ये उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में अपना पानी जब कहां गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में। अब उड़ीसा की बात करें तो इसे पहले क्या कहा जाता था? उड़ीसा का शोक कहते थे। यदि अपने सोचे उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक जो है वो किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। अब महानदी पर क्या है कि हीराकुंड बांध बनाया गया है।
कौन सा बांध बनाया गया? हीराकुंड बांध। अब ये भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध। अब भारत का सबसे लंबा बांध है। अब इस बांध के कारण इसे क्या कहा जाने लग गया कि उड़ीसा की ये क्या बन गई, एक टाइप से लाइफ लाइन बन गई। यानी हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा को मुख्य रूप से एग्रीकल्चर के रूप में, उसको इकोनॉमिकली रूप में क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। अपने को यहाँ याद क्या रखना है कि हीराकुंड बांध जो है वो कौन सी नदी पर है, तो महानदी पर है। और हीराकुंड जो बांध है वो कौन से राज्य में है, उड़ीसा में। और थर्ड ये ध्यान रखना है कि उड़ीसा का शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है, महानदी को उड़ीसा का शोक है। उसके बाद में अपने को छोटी छोटी जो परियोजनाएं हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। अब कौन कौन सी हैं, जैसे सीधा उनका तो स्टेट भी अपने याद रखने तो ही होता है। जैसे टिहरी परियोजना, कौन सी परियोजना की बात करें, टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी जो बांध परियोजना है वो कहां है, तो उत्तराखंड। कहां है, उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड जो है वो चर्चा में रहा था 7 फरवरी 2021 को, 7 फरवरी 2021 को जो सीमट पे क्या हुआ था, जो बांध जो टूट गया था, तो उस कारण ये उत्तराखंड जो है वो ज्यादा चर्चा में रहा था। तो ये साथ में ये भी ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की और कौन सी बांध परियोजना है, तो टिहरी बांध परियोजना भी उत्तराखंड की फेमस परियोजना है। उसके बाद में अपने को क्या ध्यान रखना है कि भांगड़ा नांगल परियोजना जो है, भांगड़ा नांगल परियोजना। अब भांगड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो किन किन राज्यों की है ये, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। और राजस्थान का कौन से जिले इसमें लाभान्वित होते हैं, तो हनुमानगढ़ जो है, हनुमानगढ़ और चूरू, ये जो जिले हैं वो लाभान्वित होते हैं। अब अगर भांगड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो भांगड़ा और नांगल ये दो क्या बने हुए हैं, इस पे बांध बने हुए हैं। अब इसके बाद में इसका नाम ही क्या पड़ गया, भांगड़ा नांगल परियोजना नाम पड़ गया। ऐसे ही व्यास नदी परियोजना की बात करें, कौन सी नदी की बात करें, व्यास नदी। अब व्यास नदी पर क्या है, दो बांध बने हुए हैं, एक तो पौंग बांध, एक है पंडोह बांध, पंडोह बांध। अब देखो यदि हमने पूछे कि पौंग बांध, पंडोह बांध जो है वो कौन सी नदी पर है, तो कौन सी नदी पर है, व्यास नदी पर। भांगड़ा और नांगल जो है वो किसमें, भांगड़ा नांगल पर है। और टिहरी बांध जो है वो कहां का है, तो टिहरी बांध है उत्तराखंड का। ऐसे ही कृष्णा अर्जुन बांध। अब ये जब हमसे पूछे कि कौन सी नदी पर है, तो कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर। अब देखो व्यास की बात करें तो व्यास नदी पर कौन कौन से हैं, पौंग और पंडोह है। टिहरी की बात करें तो कहां है, उत्तराखंड। भांगड़ा नांगल की बात करें तो भांगड़ा नांगल कहां है, भांगड़ा और नांगल पंजाब में है। उसके बाद में यदि अपने सोचे पौंग और पंडोह बांध की बात करें तो कौन सी नदी पर है, व्यास नदी पर है। और कृष्णा अर्जुन की बात करें तो ये कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर है। इसके बाद में एक जो मुख्य जो परियोजना है राजस्थान की, वो और अपने लिए महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP। अब देखना IGNP की बात करें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो इसको लाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है, कंवर सेन को, इंजीनियर कंवर सेन। और इंजीनियर कंवर सेन की बात करें, इसके दिमाग में ये कहां से आए हैं, तो गंग नहर से। गंग नहर से इसने क्या ली थी, इसकी प्रेरणा ली थी। और IGNP का मूल नाम जो था वो था राजस्थान फीडर। क्या नाम क्या था, राजस्थान फीडर। और 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई। अब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 2 नवंबर को इसका नाम जो है, 2 नवंबर 1984 को इसका नाम जो बदल के क्या रख दिया गया, IGNP रखा गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब इंदिरा गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी जो है
नहर परियोजना है हरीके बैराज से लेके और कहां तक है पहले, मसीता वाली हेड तक, मसीता वाली हेड। इस आईजीएनपी का निर्माण जो है वो 2 चरणों में हुआ। पहला चरण जो है वो स्टार्ट हुआ कहां से, हरीके बैराज से मसीता वाली हेड तक 204 किलोमीटर, और इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया राजस्थान फीडर, क्योंकि चारा उत्पादन जो है वो इसका मुख्य काम था। अब मसीता वाली हेड से आगे इसका काम जो है वो स्टार्ट हो गया कौन से चरण का, सेकंड चरण का। और सेकंड चरण जो है वो 2 भागों में हुआ, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग। फर्स्ट भाग जो है वो मसीता वाली हेड से लेके कहां तक है, सतासर तक। अब ये सतासर कौन से तहसील में आता है, पुगल। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है, बीकानेर। फिर इस सतासर से लेके आगे दूसरा चरण, दूसरा भाग सतासर से मोहनगढ़ तक, और ये मोहनगढ़ कहां है, जैसलमेर। अब मसीता वाली हेड से लेके और मोहनगढ़ तक इसकी लंबाई जो है वो है 445 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 445। अब यदि अपने से टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई कितनी होगी, 445 प्लस 204, 649 किलोमीटर जो है वो आईजीएनपी की टोटल लेंथ है। अब यहां मोहनगढ़ के बाद में क्या है, 2 उप शाखाएं हैं, लीलवा और डीगा, लीलवा और डीगा। और लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है गढ़ा रोड, बाड़मेर, गढ़ा रोड, बाड़मेर। अब यदि आपने सोचे आईजीएनपी का उद्गम ओरिजिन पॉइंट जो है वो क्या है, हरीके बैराज। अंतिम स्थान की बात करें तो कौन सा स्थान है अंतिम, गढ़ा रोड, बाड़मेर। पहले चरण की बात करें तो हरीके बैराज से मसीता वाली हेड, लंबाई की बात करें तो 204 किलोमीटर। दूसरे चरण का पहला भाग जो है वो मसीता वाली हेड से सतासर तक है, फिर सतासर से कहां तक है, मोहनगढ़ तक है। और मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ तक दूसरे चरण की लंबाई जो है वो कितनी है, 445 किलोमीटर। और टोटल आईजीएनपी की बात करें तो टोटल आईजीएनपी जो है वो 649। और आगे मोहनगढ़ के बाद में इसकी उप शाखाएं कौन सी हैं, तो लीलवा और डीगा इसकी उप शाखाएं। एक ध्यान क्या रखना कि सांसी समाज की 2 आगे शाखाएं हैं, बीजा और माला, बीजा और माला। ये सांसी जाति के 2 भाग हैं। ये 2 उप शाखाएं हैं, लीलवा और डीगा। ये लीलवा और डीगा किसकी है, तो आईजीएनपी की, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अब आईजीएनपी जो है इसको लाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है, इंजीनियर कंवर सेन को। और ये इंजीनियर कंवर सेन जो है वो किससे प्रेरित हुए थे, तो गंग नहर से। अब आईजीएनपी पे से सर्वाधिक लाभ जो है, आईजीएनपी से सर्वाधिक लाभ जो है वो कौन से जिले को मिलता है, तो बीकानेर को मिलता है। और आईजीएनपी को और क्या कहते हैं कि मरुस्थलीय जिले जो हैं, मरु जिलों की लाइफलाइन, मरु जिलों की जीवन रेखा। 8 मरुस्थलीय जिलों की जीवन रेखा जो है वो क्या कहलाती, किसे कहते हैं, तो आईजीएनपी को कहते हैं। आईजीएनपी पर 4 हाईटेक नर्सरी हैं, हाई टेक्नोलॉजी की नर्सरी। अब 4 नर्सरियां कहां हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। ये 4 हाईटेक नर्सरियां हैं जो आईजीएनपी में हैं। और कौन कौन से जिलों में है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। तो इस तरह से अपने जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो टॉपिक है ग्रीड लेवल 1 और ग्रीड लेवल 2 का वो जो है कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में जो टेस्ट जो है इस टॉपिक का जल्द ही आपको ग्रुप वगैरह में शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू।